हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूथ एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पटवारी प्रीवियस पेपर 10 दिसंबर की पहली शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को और साथ ही उन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ हल भी करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। अब देखिए, व्यंजन गुच्छ का मतलब क्या होता है कि जब किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर दो या तीन व्यंजन लगातार हो, उनके मध्य कोई भी स्वर न हो, तो उस व्यंजन समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि एक व्यंजन आधा होता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। इसमें क जो है वो आधा है, तो अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आएगा क प्लस य प्लस आ, यानी कि क और य दोनों ही व्यंजन है और दोनों ही साथ में आ रहे, तो इसी व्यंजन समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। तो यही हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उन वर्णों को सघोष कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, केवल श्वास का प्रयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, जो कि हमारा उत्तर होगा। यही हमारा सही आंसर है। अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु तथा अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अगला प्रश्न है पश्व स्वर हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है वो जिह्वा के आधार पर पूछा गया है। जिह्वा के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्व भाग। अग्रभाग से इमली, ईख, ऋषि, एड़ी और एनक का उच्चारित होता है। जिह्वा के मध्य भाग से अनार का उच्चारण होता है। इसके अलावा जिह्वा के पश्व भाग से आम, उल्लू, ऊंट, ओखली और औरत का उच्चारण होता है। इस हिसाब से अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। क्योंकि ईख, ऋषि और एड़ी तीनों ही जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित होते हैं, बल्कि ऊंट जो है वो जिह्वा के पश्व भाग से उच्चारित होता है। अब अगला क्वेश्चन, शुद्ध रूप है। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कांच। ठीक है, आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है कांच, जो कि गलत है। अगला ऑप्शन है कंगाल। कंगाल में जो है वो चंद्र बिंदु लगाया गया है, जबकि कंगाल में अनुस्वार लगता है। इसके अलावा अगला ऑप्शन है आँख। आँख में जो है वो अनुस्वार लगा गया है, जबकि इसमें चंद्र बिंदु लगता है। अगला प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा होती है कि दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे स्वर संधि कहती है, यानी कि यही अपना सही आंसर होगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसी भी व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संधि। संधि की परिभाषा होती है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संयोग। संयोग का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हिमांशु। हिमांशु का अर्थ होता है चंद्रमा, निशाकर, यानी कि यही अपना सही आंसर होगा। ठीक है, आगे और ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इससे रजनीचर। रजनीचर का जो अर्थ होता है वो होता है राक्षस या फिर असुर। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इससे मोषक। मोषक का अर्थ होता है दोस्तों चोर। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने मोहक। मोहक का अर्थ होता है मनोहर या फिर आकर्षक। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने सवाग्य। सवाग्य शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है सवज्ञ। सवज्ञ शब्द का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है।
अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब होता है कि सभी अंगों में व्याप्त होने वाला। ठीक है, अब अगला ऑप्शन भी देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, यानी अपना सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस कपट। अब देखिए दोस्तों, इसमें है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का एक नियम यह होता है कि यदि विसर्ग से पहले इमली और उल्लू हो और विसर्ग के बाद क हो तो विसर्ग जो होता है वो आधे षटकोण में बदल जाता है, कि जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है। नी में जो है वो इमली की मात्रा देखने को मिलती है और आगे हमें क देखने को मिलता है। इन दोनों का जब मिलाप होता है तो विसर्ग हटकर आधे षटकोण में बदल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है तीव्र का विलोम शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है माध्यम। माध्यम का अर्थ होता है दोस्तों बीच वाला या फिर जरिया। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है ज्वर। ज्वर का अर्थ होता है दोस्तों बुखार। ठीक है, अब अगला ऑप्शन भी देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने मंद। मंद का अर्थ होता है तेज या फिर तीव्र, तो अपना सही आंसर होगा यही होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने मद। मद का जो अर्थ होता है वो होता है खाता भूख। अगला प्रश्न है निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं इसने। पहला ऑप्शन है निस्वय। ठीक है, तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें निस उपसर्ग देखने को मिलेगा, यानी कि अपना जो आंसर है वो यही है। ठीक है, अब आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने निर्वास। निर्वास में जो है वो नीर उपसर्ग है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने निर्वाह। निर्वाह में भी जो है वो नीर उपसर्ग देखने को मिलेगा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने निर्दोष, तो निर्दोष में भी नीर उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमें पता है कि कारक शब्द का, की, के, में, पर, से जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हो गया राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है, अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा संख्यावाची शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हो गया पंचवटी, 5 वटों का समूह। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमेशा और, अथवा, या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगर इसे प्रश्न में देखें तो प्रश्न में नहाया और धोया हो सकता है, यानी अपना जो सही आंसर होगा वो यही होगा। अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो हमें पता है कि बहुव्रीहि समास में है जिसका, है जिसकी जैसे शब्द आते हैं। जैसे हो गया लंबा है उधर जिसका, अर्थात लंबोदर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बिच्छा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है इसने भिक्षा, जो कि सही है, यही हमारा सही आंसर होगा। अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने भिक्षा, जो कि गलत है। अब अगला ऑप्शन भी दे रखा है इसने भिक्षा, इसमें इसने बड़ी मात्रा लगा दी है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बिच्छा, इसमें यह भी गलत है क्योंकि इसमें छ छत्रिका लगा है। अब आप हमेशा ध्यान रखना है कि भिक्षा में हमेशा भ आएगा और उसमें छोटी मात्रा लगेगी और छ की जगह क्ष छत्रिका आएगा, न कि छ छत्रिका। अगला प्रश्न है द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है युग्म, यानी 2 वस्तुओं का जोड़ा। ऑप्शन नंबर दे रखा है इसने ए, बी, सी, तीनों ही वर्तनी के हिसाब से तीनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है द्वंद्व, जो कि वर्तनी के हिसाब से भी और अर्थ के हिसाब से भी सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन दे रखा है इसने। पहला ऑप्शन है हास, जो कि हास्य रस का स्थायी भाव है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने शोक, जो कि करुण रस का स्थायी भाव है।
अगला ऑप्शन दे रखा है इसने क्रोध। क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है, यानी कि अपना सही आंसर यही होगा। अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने रति। रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का नियम होता है, जब एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि पहली पंक्ति में दिखाई दे रहा है म की 3 बार आवृत्ति हुई है और दूसरी पंक्ति में स की 3 बार आवृत्ति हुई है। तो उस हिसाब से इसका सही आंसर बनेगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पक्षपाती होने की अपेक्षा रिक्त स्थान रहने वाले का सम्मान होता है। इस वाक्य में पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो देखिए दोस्तों, पक्षपाती शब्द का विलोम शब्द होता है निष्पक्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। ठीक है, अब पंक्ति के माध्यम से ये बता रहा है कि पक्षपाती होने की अपेक्षा निष्पक्ष रहने वाले का सम्मान होता है, यानी पक्षपाती हो का मतलब होता है तरफदार और निष्पक्ष का मतलब होता है बिना पक्ष का। यानी ये कहना चाहता है कि जो तरफदारी करता है उनकी बजाय जो बिना पक्ष का होता है, यानी कि जो निष्पक्ष होता है, उनका सम्मान अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने अंतरात्मा। तो इसमें जो है वो एक ही उपसर्ग है, वो है अंतर। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने भरपूर। तो इसमें भी एक ही उपसर्ग है, वो है भर। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सहर्ष। तो इसमें भी एक ही उपसर्ग है और वो है स। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने उपाध्यक्ष। अब देखिए इसमें है 2 उपसर्ग। पहला उपसर्ग है वो है उप और अगला उपसर्ग है वो है अधि। ठीक है दोस्तों, तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपाध्यक्ष। अब अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना यह किस प्रकार का वाक्यांश है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने लोकोक्ति। तो देखिए लोकोक्ति मतलब होता है कि वह वाक्य जो भाषा में चमत्कार उत्पन्न करे उसे लोकोक्ति या फिर कहावत कहलाते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने मुहावरा। मुहावरे का मतलब होता है कि वे वाक्यांश जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें मुहावरा कहते हैं। तो अपना सही आंसर जो होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी मुहावरा। अब आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अधूरा वाक्य। तो ये देखिए कि ये तो कोई अधूरा वाक्य नहीं है। अगला ऑप्शन भी देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पूर्ण वाक्य। तो ये भी कोई पूर्ण वाक्य नहीं है, ये केवल मुहावरा है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गिरिधर का समास विग्रह बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने गिर का धारक। तो गिर के धारक को गिरिधर नहीं कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने गिर को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो देखिए गिरिधर जो होता है वो गिर को धारण करता है। तो अपना सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने गिरी को गिराने वाला। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो गिरी को गिराता है वो गिरधर नहीं होता है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने गिरिराज। तो गिरिराज का जो मतलब होता है वो होता है पर्वतों का राजा। तो ये भी नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसने अनोखा। तो अनोखा का मतलब होता है अनूठा, अद्भुत। ठीक है, अब अगला प्रश्न ऑप्शन दे रखा है इसने अद्भुत। अद्भुत का अर्थ भी वही होता है आश्चर्यजनक, अद्भुत, अनूठा, अनोखा। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो अपना जो है वो सही आंसर यही बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सब में अच्छा, यानी सर्वोत्तम। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अभी तक अगर आपने यूथ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। इसके अलावा
अन्य वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो प्लीज़ वॉच इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।